नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शानी जी की कहानी बीच के लोग। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बीच के लोग। शम्मी आपा की नंगी और सूनी कलाइयों पर नजर पड़ते ही मुझे धक्का सा लगा। कई क्षणों तक मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर देखा कि अविश्वास का कोई कारण है नहीं। वे सचमुच नंगी थीं। शायद उसी पल शम्मी आपा ने मेरी नजरें भी पढ़ ली थीं। जल्दी से उन्होंने कलाइयां अपनी गोद में छिपा लीं और जैसे कुछ कहने के लिए ही बोली, क्यों भैया, इस कम नसीब की याद तुझे बहुत दिनों बाद आई? तू तो इस शहर में 2 साल से है ना? मैंने अपराधी की तरह धीरे से सिर हिला दिया। नम्मू से तेरी खबर मिल जाया करती थी। वे बोली, मैंने उससे कहलवाया भी था कि हो सके तो थोड़ा सा वक्त कम नसीबों के लिए भी निकाल लिया कर। पता नहीं उसने बताया था। मैंने जल्दी से उनका जुमला छीनकर पूरा किया। शम्मी आपा, दरअसल मैं इतना उलझा हुआ रहता हूँ कि क्या कहूँ। पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, फिर अखबार में काम करता हूँ। मालूम है किस तरह सुबह जल्दी उठकर कॉलेज भागना, 12 से 5 तक एक स्कूल में पढ़ाना, फिर 7 बजे शाम से लेकर 1 बजे रात तक प्रेस की माथापच्ची। सोचता हूँ प्रेस का काम अब छोड़ दूँ, वरना। दुल्हन कहाँ है? अपने मायके ना? आपा बोली। हाँ। यहाँ उसे अपने साथ क्यों नहीं रखता? कहाँ रखूं? मैं बोला। मेरा कोई ठीक भी है? आज यहाँ हूं, ठीक है। कल अचानक यहाँ से जाना पड़ सकता है। उसे कहाँ लादे लादे फिरूं? सरकारी नौकरी के लिए मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए हैं। एक आध जगह तय भी हो गया है। अब जब भी ऑर्डर्स आ जाएं। कहाँ जाना होगा? कहीं भी, किसी भी शहर में। शम्मी आपा ने एक गहरी सांस ली और 2 पल को चुप हो गईं। फिर बोली, नम्मू कह रहे थे कि पढ़ाई खत्म करके तू अपने गांव लौट जाएगा। मैंने कहा, घर लौटकर क्या करेगा? जो लोग आगे बढ़ना और तरक्की करना चाहते हैं वे गांव घर से बंधे नहीं रहते। हमारे कस्बे को शम्मी आपा गांव कहती थी। 2 साल पहले तक जब मैं खुद वहां रहता था, मुझे वह छोटा मोटा शहर लगता था। जिस जगह की आबादी 40-50 हजार के आसपास हो, जहां रियासती जमाने का शानदार महल खड़ा हो, साफ सुथरी चौड़ी चौड़ी कोलतार की सड़कें हों, राहों में ट्यूब लाइटों की कतारें खड़ी हों, 2 एक नहीं 4-4 पिक्चर हाउस हों और अंग्रेजी राज में बने हुए सिविल लाइंस का साहबी इलाका हो, उसे कस्बा भी ना मानकर गांव कहना शम्मी आपा की जिद और ज्यादती दोनों थी। जब वे हमारे कस्बे में रहती थी तब भी मैं उनसे इसी बात पर लड़ा करता था। वे शहर में पैदा हुई थी और खालसा की रहने वाली थी। रियासती शानो शौकत और तामझाम का चौंधा उनकी आंखों में चमका करता था। मैं कहता, मालूम है यह रियासत कितनी बड़ी थी? इतनी। इसकी सालाना आमदनी कितनी थी पता है? इतनी। पता है इसके राजा महाराजा क्यों कहलाते थे? इसलिए। बताता कि इतिहास प्रसिद्ध किस वंश से इस राजवंश की परंपरा चली आ रही है और क्यों उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। कितनी अजीब बात है। शम्मी आपा अचानक बोली, मैंने आज तक तेरी दुल्हन को नहीं देखा। भैया, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी दिन उसे यहीं लाकर मुझसे मिला दे? देखूं तो सही वह कैसी लगती है। तुझ पे सजती भी है या नहीं? अगर सजती हुई नहीं लगी तो क्या करोगी? मैं हंसने लगा। वाह, लगेगी क्यों नहीं? तूने तो देख सुनकर शादी की है, नहीं? शायद। शायद यानी? शायद यानी शायद, मैंने हंसकर कहा। फिर थोड़ी संजीदगी से कहने लगा, शायद यूं आपा कि शादी 3 तरह की होती है।
एक प्यार के उफान और जोश में की हुई, दूसरी देख सुनकर या हिसाब किताब के साथ की हुई, और तीसरी जुए की बाजी की तरह जीती या हारी हुई। बदकिस्मती से मेरी शादी इनमें से किसी में नहीं आती। लव मैरिज वह थी नहीं। देखने सुनने की बात में सिर्फ इतनी सच्चाई है कि मैं उसे शादी से पहले भी जानता था। और जहां तक जुए की बाजी का सवाल है, कम से कम अभी तक तो मुझे पता नहीं कि मैं जीता हूं या हारा हूं। पिता के बड़े अरमान थे, माँ बहुत रोती थी। मैंने शादी की, अहमियत के बारे में कभी सोचा नहीं था और अच्छा लड़का भी बने रहना चाहता था। चुनांचे मैंने अपने को सौंप दिया। बस। नम्मू दौरे पर है? हाँ, दौरे पर। आपा बोली, इस कम नसीब की नौकरी ही ऐसी है। काश मेरा कहना मानकर उसने कुछ पढ़ लिख लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। अब जिंदगी भर कुत्ता घसीटी में पड़े रहो। झींकने से क्या बनने बिगड़ने वाला है। शम्मी आपा का इकलौता बेटा नम्मू मिडिल स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाया। साल 2 साल आवारागर्दी करने के बाद इधर वह एक सिलसिले में लग गया। किसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी में वह एजेंट है और फिल्मों की पेटियां लेकर आसपास के छोटे मोटे शहरों के सिनेमा घरों में जाया करता है। मैं जानता हूं कि शम्मी आपा ने चुप भले लगा ली हो, लेकिन अपने बेटे के पेशे से वह आज भी समझौता नहीं कर पाई हैं। शहर के एक अच्छे खासे अफसर की बेटी और एक वकील की बीबी शम्मी आपा को नम्मू का पेशा शुरू से ही जलालत और उचक्केपन का लगता रहा है। शायद इसीलिए नम्मू की हर छोटी बड़ी हरकत को वे उसके पेशे से जोड़ देती हैं। चाहे वह छोटे साहब की आवारागर्दी हो, शराब नोशी हो, या रातों को गायब रहकर उसका बीबी पर सितम तोड़ना हो। मैं शम्मी आपा को जानता हूं। वे उन लोगों में से हैं जो हर बार गलती करते हैं, शायद इसलिए अपनी हर गलती के बोझ से घबराकर दूसरों का कंधा तलाश किया करते हैं। खुद मुझे भी कई दिनों तक पता नहीं था। नम्मू ने तार पाने पर भी हफ्ते भर तक मुझे नहीं बताया था। देखो तो सही, बदनसीबी इसे कहते हैं। इधर नम्मू को उपटन लग रहा था और ठीक रत जगह के दिन उसके अब्बा की मौत का तार आता है। फिर रुककर शम्मी आपा बोली, जब तक शादी नहीं हो गई किसी ने मुझे पता नहीं चलने दिया, भाईजान ने भी नहीं। नम्मू को चुपचाप रोते देखकर मैंने 1-2 बार पूछा भी था, लेकिन वह टाल गया। कह दिया, कुछ नहीं, अब्बा की याद आती है। बताओ, छिपाकर क्या हो गया? ये लोग शायद सोचते थे कि मैं दुख के मारे कुछ कर करा लूंगी। अरे, जिसे आधी जिंदगी नहीं देखा और जिसके लौटने की उम्मीद ही न हो, उसका मेरे लिए मरना न मरना क्या, वो तो रस्मन चूड़ियां तोड़ डाली हैं। बात एक हद तक सच थी। शम्मी आपा सुहागन बेवा का जीवन ढो रही थी। शादी के बाद उन्होंने सुख नहीं पाया। जब तक वकील साहब उन्हें छोड़कर चले नहीं गए थे, दोनों एक दूसरे की बराबर शिकायत करते रहते थे। अक्सर महीने पखवाड़े में किसी न किसी बात पर झगड़कर शम्मी आपा मायके आ बैठती थी। पहले यह कभी कभी होता था, बाद में वह रोज रोज की बात हो गई। यह बार बार मायके आने और समझा बुझाकर पहुंचाए जाने का सिलसिला इतना चला था कि दोनों को पति पत्नी के रूप में जोड़ने वाले बीच के नाजुक धागों में ढेर सी गठाने पड़ गई थी। जब पाकिस्तान की भगदड़ मची थी और वकील साहब ने भी जाने की तैयारियां चुपके चुपके की, तो शम्मी आपा साफ यह कहकर मायके आ गई थी कि चाहे जो हो जाए, अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर अजनबी देश में मरने के लिए वह नहीं जाएगी। तब सभी ने समझाया था, जैसा भी हो, है तो पसली का जोड़ा। रोजे हश्र में जिसके दामन से लगकर खुदा के हुजूर में पेश होना है, उससे मुंह मोड़कर आखिर क्या बनेगा। लेकिन शम्मी आपा अपनी जिद लिए बैठी रही थी और वकील साहब उनकी या नम्मू की परवाह किए बिना आखिर अकेले ही पाकिस्तान चले गए थे। बहुत दिनों बाद चिट्ठियां आनी शुरू हुई थी। पहले खैरियत की, फिर छोटे मोटे हेल मेल की, और बाद में इस आशय की
कि भाई भाभी और दीगर लोगों के रहते हुए भी वकील साहब बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। हर घड़ी नम्मो की याद आती है। कम से कम अब शम्मी आपा चली आए। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है। किसी भी खत का यहाँ से कोई जवाब नहीं गया था। खत आने पर 2-1 दिन उसे लेकर शम्मी आपा कोने अंतरों और अंधेरे में बैठती, बेआवाज और चुपचाप रोती। फिर उसे तह करके कपड़ों के उस अंबार में समो देती जिनमें फूल पत्ते और जालियां काटकर वह अपना और नम्मो का गुजर बसर कर रही थी। 4 साल बाद वकील साहब महीने भर के लिए वापस आए थे, लेकिन शम्मी आपा के मायके या अपनी ससुराल में वे नहीं रुके। तब भी उनके एक भाई अपना बड़ा सा परिवार लिए यहीं रह रहे थे। पाकिस्तान से आने की खबर सुनकर कई दिनों तक शम्मी आपा तथा मायके वालों ने उनका रास्ता देखा था, लेकिन घर आने की बात तो दूर, वह उस मोहल्ले से गुजरे तक नहीं। सिर्फ शम्मी आपा को खबर भेज दी थी कि मिलना चाहें तो वे चली आएं। उस पर भी बावेला मचा था। मायके वालों ने बड़ा विरोध किया था, पर आखिर में शम्मी आपा ने बुर्का उठाया और किसी को साथ लिए बिना दिन को अकेली ही मिलने चली गई थी। जब तक वकील साहब यहाँ रहे, शम्मी आपा नियमित रूप से जाकर मिल आती थी। लौटने के दिन उनसे फिर मिलने का आग्रह किया गया तो शम्मी आपा जवाब न दे सकी, बस गर्दन डालकर चुपचाप रोने लगी थी। पहले उनके सामने, फिर कोने अतरों और अंधेरों में बैठकर। और वकील साहब उस बार भी अकेले ही वापस हुए थे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद शम्मी आपा के नाम एक बड़ी दर्द भरी चिट्ठी आई थी। लिखा था कि वे बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन शम्मी पत्थर दिल औरत है। उसने उन्हें जीते जी बेटे से छुड़ा रखा है। खैर, अब तो किसी तरह सब्र करके उन्होंने भी यह समझ लिया है कि दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। उस खत से शम्मी आपा के सारे बंध टूट गए। रहा सहा धीरज जाता रहा और पहली बार वह सब लोगों की मर्जी के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने मायके वालों से झगड़ा कर लिया और साफ साफ कहकर निकल गई थी कि चाहे जो हो वह अपने शौहर के पास पाकिस्तान चली जाएंगी। जब जाने की आधी तैयारियां हो चुकी थी तो उनके सामने एक नया रहस्य खोला गया कि वकील साहब ने वहां दूसरी शादी कर रखी है। शम्मी क्या उसकी बांदी बनने के लिए जाना चाहती है? कुछ देर हतप्रभ देखते और सिर्फ देखते रहने के बाद शम्मी आपा चिल्लाकर रोई थी। वह बेवकूफ थी कि लोगों के कहने सुनने में आकर उस हालत को पहुंच गई। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, वह किसी की बात नहीं सुनने की। वह बांदी बनकर ही सही, बाकी जिंदगी अपने शौहर की दहलीज पर ही गुजार देंगी। लेकिन आवेश समाप्त होने के बाद उन्होंने इस बात पर और गहराई से सोचा था। 2-3 रातें ठीक से नहीं सो पाईं और अंत में आगे की तैयारियां रुक गई थीं। अगर सचमुच वकील साहब ने शम्मी आपा को अपने घर पर पांव धरने न दिया तो परदेश में उनका क्या होगा? मैंने शम्मी आपा को एक बार फिर गौर से देखा। कहाँ लगता था कि वे 40 की हैं। कौन कह सकता था कि उनका एक जवान बेटा है जिसके लिए वह 2-1 माह हुए बहू भी ले आई हैं। यूं उनके चेहरे पर चाहे जितनी उदास छाए हों, शरीर काम करते रहने से बराबर स्वस्थ रहा आया है। नम्मू जब छोटा था और पहली बार वह अकेली पड़ गई थी, तब भी वे सुबह से रात तक कशीदाकारी किया करती थी। और आज जब नम्मू जवान होकर नौकरी करने लगा है और इस घर में महीने के महीने पैसे आते हैं, तो भी सारे मोहल्ले पड़ोस के कपड़े इकट्ठे होते हैं और वह घंटों आंखें गड़ाए झुकी रहती हैं। वह चौंक न जाए, इस तरह मैंने धीरे से कहा, शम्मी आपा, एक बात पूछूं? मुझसे अपनी कलाई छिपाकर क्या? कहते कहते आगे मैं स्वयं रुक गया। थोड़ी देर शम्मी आपा मेरी ओर टकटकी बांधे देखती रहीं। फिर अचानक भीग गई बरौनियों को कई बार डालकर बोली, छिपा कर कहाँ जाऊंगी? मुमकिन है गुनाहगार होने का लिहाज हो। भैया, मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि अपने शौहर का कंधा पाकर कब्रिस्तान पहुंचूं? शम्मी बेगम,
तभी सामने वाली खिड़की से एक आवाज़ भीतर आई और हम लोगों के देखते देखते खिड़की के फ्रेम के बीच एक आकृति आकर ठहर गई। कुर्ते में उभरा हुआ अजीब चेहरा, अधपके बाल और खिचड़ी दाढ़ी। वह जैसे निर्भीक और बेबाक होकर आपा को घूरे जा रहा था। उससे मुझे डर सा लगा, लेकिन आपा ने कोई असर नहीं लिया। आवाज सुनकर उन्होंने सिर्फ एक बार सिर उठाया था, फिर गर्दन झुकाकर काम में यूं लग गईं जैसे खिड़की पर कोई आदमी ना हो, हवा हो। आएगी और खिड़की से एक दो झोंके फेंक कर चली जाएगी। कुछ पल और बीते, लेकिन शम्मी आपा ने सिर नहीं उठाया। खिड़की के पास जमे हुए व्यक्ति की उपस्थिति बिल्कुल भुलाकर वे चुपचाप अपना काम करती रहीं। जब खिड़की का फ्रेम खाली हो गया और वह चला गया तो मैंने पूछा, यह आदमी कौन था शम्मी आपा? पिछली बार तुम कब आए थे? 2 बरस हुए। तभी शम्मी आपा धीमे से हंसकर बोली, शायद तुम भूल गए। याद है, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि एक आदमी मेरी खिड़की के पास रोज सुबह शाम आकर खड़ा हो जाता है और सारे मोहल्ले को सुना सुना कर कहता है, मैं शम्मी बेगम से निकाह करूंगा। हाँ हाँ, नारमा हाफिज क्या यही है? जरा कौतुक से मुस्कुराकर शम्मी आपा ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और बोली, पहले मैं बहुत चिढ़ती थी। इसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती थी और मैं अनाप शनाप गालियां तक बक जाती थी। एक बार भाईजान भी बुरी तरह बिगड़ गए। नम्मू ने उसे बेहद फटकारा कि अगर उसने अपनी हरकत बंद नहीं की तो किसी दिन उसकी टांगें तोड़कर वह फेंक देगा। इसका असर 2-1 दिन तो रहा, लेकिन उसने आना बंद नहीं किया और अब इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पहले बुरा लगता था, अब आदत हो गई है। पहले मैं गालियां बक देती थी, अब चुप रहकर टाल जाती हूँ। मुझे तो कुछ पागल लगता है। कहते तो सब यही हैं, लेकिन शायद है नहीं। सुना है कि अपनी बीबी के मरने के बाद यह ऐसा हो गया है। कोई आल औलाद तो है नहीं और उम्र भी नहीं रही। शायद बीच के लोगों का यही हाल हो जाता हो। शायद 2 माह बीत गए थे। इस बीच शम्मी आपा की याद भी आई और अपना वादा भी, लेकिन हर बार ये दलीलें रखकर टालता गया कि अखबार नवीसी करना और बड़े शहर में रहकर रिश्तेदारी निभाना साथ साथ नहीं चल सकता। घंटों खटने के बाद भला किसमें साहस है कि 3 मील दूर के मोहल्ले में सिर्फ किसी से मिलने के लिए जाए। फिर झूठ नहीं कहूँगा, मन में दबी हुई यह बात भी थी कि शम्मी आपा कौन सगी हैं। ससुराली रिश्ता है और वह भी इतनी दूर का कि मेरी पत्नी तक ज़्यादा परवाह नहीं करती। लेकिन एक इतवार को मेरे मकान की तलाश करता नम्मू स्वयं आ पहुंचा। कोई विशेष बात नहीं की, उदास लगा। केवल इतनी खबर देने आया था कि शम्मी आपा ने मुझे बुलवाया है। किसी तरह थोड़ा सा समय निकालकर मिल सकूं तो अच्छा हो। पहुंचने पर देखा कि 2 माह बाद भी सब कुछ वैसा ही है, कहीं कोई अंतर नहीं। दरवाजे पर पड़ा वही छींट का पर्दा जिसमें क्रोशिया के काम वाली सफ़ेद जालियां झूल रही थीं। कोने में पड़ी वही बिना हत्थे वाली कुर्सी, चटाई बिछा दालान, खुली खिड़की और संयोग से वही उस दिन वाली साड़ी में कपड़ों पर वैसी ही झुकी शम्मी आपा। अंतर कहीं था तो सिर्फ उनके चेहरे पर, जो पिछली दफा से ज्यादा गंभीर और उदास था। मैं जब पहुंचा तो नम्मू घर पर ही था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बाहर निकल गया, शायद जानबूझकर। औपचारिक बातों के बाद देर तक हम लोग चुप बैठे रहे। इस बीच नम्मू की दुल्हन पहली बार मेरे सामने चाय लेकर आई। नम्मू और मेरी उम्र में 1-2 बरस से अधिक का अंतर नहीं था, लेकिन रिश्ते के नाते नम्मू की दुल्हन ने घूंघट खींचकर मुझे सलाम किया। तुम्हें ना बुलाती, अंत में जैसे मौका पाकर शम्मी आपा धीरे से बोली, लेकिन मुझे लगा तुम इधर का रास्ता भूल गए। तुम्हें शायद मालूम ना हो, नम्मू कई दिनों से मुझसे लड़ रहा है। अभी ब्याह हुए 6 महीने भी नहीं हुए और मैं अब उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती।
मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं समझा। रुक रुक कर शम्मी आपा और भी बहुत सी बातें कहती रहीं। छोटी बड़ी सभी घटनाओं का उल्लेख किया और आंसू पोंछे। जिन मुश्किलों से जूझकर शम्मी आपा ने नम्मो को जवान किया, उसे समझे बिना उल्टे सारा दोष वह उन पर डालता है कि उन्हीं की वजह से वह किसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की नौकरी में सड़ रहा है। शम्मी आपा ने ही सोच समझकर कदम उठाया होता तो ये दिन क्यों देखने पड़ते। सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन सोच कुछ और रहा था। शायद नम्मो के पक्ष की बात, शायद शम्मी आपा के भाग्य की बात, या शायद उनकी बहू की बात। जब ठिकाने से कुछ नहीं कह सका तो मैंने विषय ही बदल दिया और नारमा हाफिज की बातें करने लगा। जाने क्यों अचानक नारमा हाफिज की बात सुनकर शम्मी आपा ने मुझे संदेह भरी आंखों से घूरा और बोली, क्या नम्मो ने तुम्हें कुछ बताया है? नहीं, किस बारे में? प्रश्न को बिल्कुल टालती हुई शम्मी आपा ने कहा, इधर महीने 1.5 महीने से नारमा हाफिज नहीं आते। बस सारी बातों को जैसे वहीं चुक जाना था। प्रयत्न करने पर भी बात का फिर कोई सिलसिला नहीं निकला और अंत में एकाएक पड़ गए मौन का लाभ लेकर मैं वहां से उठ गया। रात के 2 बजे होंगे। मैं प्रेस में था। मशीन मैन को आखिरी हिदायत देकर उठने ही वाला था कि किसी की परवाह किए या पूछे ताछे बिना नम्मू धड़धड़ाता हुआ घुस आया। अजीब उखड़ा सा रंग, मुर्दनी लिए हुए चेहरे और परेशान सी आंखों को देखकर डरा कि कहीं कोई अप्रिय बात न हो। पिछली शाम उससे रास्ते में भेंट हुई थी। 2 क्षण रुककर बातें भी हुई थीं। पता लगा था कि उसकी दुल्हन मायके चली गई और वह खुद उसी रात की ट्रेन से दौरे पर बाहर जा रहा है। कुछ भांप कर भी मैंने जरा अनजाने स्वर में पूछा, तुम दौरे पर नहीं गए? गया था, बात जल्दी से समाप्त कर देने के ढंग पर नम्मो ने जवाब दिया। एक काम की वजह से अभी लौटा हूं। फिर 1-2 बार अपने आसपास सशंकित नजर डाल वह धीरे से बोला, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ घर चलिए। और कुछ कहने सुनने की जरूरत न थी, सो चुपचाप मैं साथ हो लिया। प्रेस से शम्मी आपा का घर दूर नहीं था, लेकिन अपने थके होने की बात कहकर नम्मू ने आग्रहपूर्वक एक रिक्शा रुकवा लिया। दोनों बैठे। सारे रास्ते कोई बात नहीं हुई। कोई आधे घंटे बाद एक नई और अपरिचित गली पर आकर रिक्शा रुका। रिक्शे वाले को पैसे दिए, विदा किया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक मकान के सामने अंधेरे में सहसा नम्मो ने मुझे रोक लिया। वह सारा रहस्य मुझे कुछ उबाय दे रहा था। झल्लाकर मैंने कहा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बात क्या है? मेरी बात अनसुनी कर नम्मू बोला, अम्मी आपसे और कई लोगों से मेरी शिकायत करती हैं और आप सभी लोग उन्हें चुपचाप मान लेते हैं। सभी सोचते होंगे कि घर में जो घुटन का माहौल बन गया है वह मेरी या मेरी बीबी की वजह से होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपनी आंखों से कारण दिखा दूं। मैंने सशंकित आंखें अपने चारों ओर दौड़ाई तो अकारण डर सा लगा। समूचे मोहल्ले में सन्नाटा पड़ गया था। किसी की आवाजाही, कोई स्वर आहट नहीं थी। ऐसे में चोरों की तरह अंधेरे में खड़े रहकर इतनी रात गए किसी मकान की ओर ताकने में बड़ी ग्लानि हो रही थी। अचानक बाईं ओर के एक मकान का दरवाजा खुलने की आवाज आई। क्षण भर बाद कोई उनींदा सा निकला और इधर उधर देखे बिना सामने की नाली पर आ बैठा। बगल वाले मकान में कोई जोर जोर से खांसने लगा। बरामदे का स्विच ऑन हुआ और टीन की पट्टियों वाले जंगले से कटकर रोशनी की जालियां अंधेरी गली में लौटने लगीं। तभी नम्मू ने एकाएक हाथ पकड़कर सामने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। नारमा हाफिज के मकान का सामने वाला दरवाजा हालांकि बंद था, लेकिन उसके पल्लों से सटी एक आकृति वहां ठिठकी हुई खड़ी थी। कुछ देर हम लोग उसी ओर देखते रहे। फिर इससे पहले कि मैं नम्मू से कुछ कहूं, उसने अपने टॉर्च की रोशनी उधर फेंक दी।
रोशनी पड़ते ही वह आकृति हड़बड़ाई और अपनी चौंधियाई आंखों पर हथेली की आड़ लेकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। लगा जैसे सैकड़ों बड़े बड़े सितारे एक साथ टूटें और आंखें झकझक होकर रह जाएं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि नारमा हाफिज की दहलीज से उतनी रात गए शम्मी आपा उतर रही हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।